हेलो स्टूडेंट्स। मैं ज्योत्सना जी ट्रिपल एस अनाज मंडी बरवाला से आपका आज की 10th क्लास की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू रिप्रेजेंट प्रैक्टिकल सिचुएशन इन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, algebraical representation, geometrical representation of a pair of linear equation, and to find solution of a pair of linear equations in two variable graphically। आइए सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आइए इसे दोबारा से दोहरा लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ए बी सी क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब आप क्या बता सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर जो हम सभी के सभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने वोल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में कहूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नंबर हमने अब 10th क्लास तक पढ़े हैं, वो सारे के सारे नंबर कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, आई थिंक इससे आप जल्दी से कनेक्ट कर जाएंगे। अब बात आती है ए और बी जीरो नहीं होंगे। अब अगर हमारे पास ए जीरो हो जाता है तो हमारी क्या है, पहली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल में आ जाएगा। इसी तरह से अगर बी जीरो हो गया तो हमारी सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में आ जाएगा। तो हमें क्या है, यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं हो सकती। सी जीरो हो सकता है, ए और बी जीरो नहीं होंगे। और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, वेरिएशन में होती है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ a क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, और c की वैल्यू क्या है, -7 है। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। √2x -2√3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, √2, b क्या हो जाएगा, -2√3, और c क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर a1x, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 p2 एंड c2, ये सभी के सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। आइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल और सिमरन मार्केट जाते हैं। वहां वो एक स्टेशनरी शॉप पर जाकर राहुल 3 बॉल खरीदता है, जिसके लिए वो दुकानदार को 60 रुपए देता है। वट प्राइस डू यू थिंक राहुल पेड फॉर ईच बॉल? सोचिए। हाँ, आपने इसका अंदाजा सही से लगा लिया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। आइए इसी सिचुएशन को हम अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एक बॉल का प्राइस। तो हम क्या करेंगे, बॉल के प्राइस को एक्स रुपीज लेट कर लेंगे, कि हमें पता नहीं है, जो चीज़ हमें पता नहीं है उसको हमने क्या करें, एक अननोन वेरिएबल लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया।
तो कितनी बॉल्स थी? 3 बॉल्स थी। 3 बॉल्स थी तो 3 बॉल्स का प्राइस क्या हो जाएगा? 3x रुपीज। और 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 60 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 / 3, यानी कि x इज इक्वल्स टू 20। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एक बॉल का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। उसी दुकान से सिमरन भी एक डॉल और 3 हैट लेती है, और जिसके लिए वो दुकानदार को 120 रुपये देती है। आइए इसे भी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं बोल डोल का प्राइस x रुपए है और एक हैट का प्राइस y रुपए है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी कि एक बोल है तो एक डोल है। एक डोल को हमने एक डोल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने रुपए बन गए? x रुपए। 3 हैट है तो हमने 3 हैट को एक हैट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हैट के लिए कितने रुपए देगा वो? 3y रुपीज देगा। तो कुल मिला के कितने रुपए दिए हैं? 120 रुपये दिए हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गई, x + 3y = 120। ठीक है, तो अब क्या आप बता सकते हो x + 3y = 120? इस इक्वेशन की मदद से आप क्या x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो? सोचिए। पहले केस के अंदर हमारे पास एक ही अननोन वैल्यू थी जिससे हम उसका अंदाजा आसानी से लगा लिया हमने। इस केस में हमारे पास 2 अननोन वैल्यू है, तो इस केस में इन दोनों वैल्यूज का अनुमान लगाना या ज्ञात करना इन दोनों को कठिन है। What is required to solve the second scenario? We need another relationship between the two variable x and y. चलिए एक हिंट लेते हैं। प्राइस ऑफ 1 डॉल इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ 3 हैट्स। तो अब हमारे पास एक डॉल का प्राइस कितना है? x रुपए है। तो हमने यहाँ पे एक डॉल के प्राइस की जगह क्या लिखा? x। और एक हैट का प्राइस कितना है? y। तो 3 हैट का प्राइस कितना हो जाएगा? 3y। और ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ कैसे बन गई? x + 3y = 2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x + 3y = 120 थी। तो अब ये जो इक्वेशन है हमें कैसे दिखाई दे रही हैं? ये हमें दिखाई दे रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह से। अब क्या आप इन इक्वेशन की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो हम एल्जेब्रिकल मेथड का नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। x + 3y = 120 हम ये इक्वेशन लेते हैं। हमने अब इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिएंगी? ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिएंगे। तो वो पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने 9th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने सीखे थे। उन 4 में से हम यहाँ पर 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए या फिर 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमने 3 सॉल्यूशन निकालने हैं इनके, और उन 3 सॉल्यूशन को हम पॉइंट्स, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स आ जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट्स सी। अब हमने क्या किया? पुट x = 0 कर दिया। किसमें? इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे x की जगह पे क्या डाला? 0। तो ये हमने x की जगह 0 डाला। 3y एज इट इज इक्वल टू 120 भी ऐसे कैसे? 0 + 3y करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3y इज इक्वल्स टू 120। y इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 40। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 to 40। अब इसके बाद सेकंड जो है, हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी? 90। अब x की जगह पे 90 लिखा, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 120। अब 90 यहाँ क्या है? प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3y इज इक्वल्स टू 120 माइनस 90। तो 3y इज इक्वल्स टू
120 में से 90 माइनस हुआ तो कितना आया 30। तो y इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 3 10। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया है 90 10। आइए अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं। अब की बार मैंने यहाँ पे x की बजाय y का वैल्यू रखी है। y इज इक्वल्स टू 30 पुट किया है। y 30 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया x एज इट इज 3 इंटू वाई की जगह मैंने क्या रखा 30 इज इक्वल्स टू 120। अब x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 30 किसके इक्वल हो जाएगा 90 के 120 एज इट इज। अब 90 के आगे क्या है ये प्लस का साइन है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 90। x इज इक्वल्स टू 120 में से 90 के कितना हो गए 30। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 30 30। ठीक है। आइए अब हमने इनको इस टेबल के रूप में लिख लिया है कि हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू 40। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 40। x की वैल्यू हमने 90 डाली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आई थी तो हमारे पास पॉइंट आ गया 90 10। और x की वैल्यू जब हमने y की वैल्यू हमने 30 डाली थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 30। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया 30 30। ठीक है। तो अब हमने इनको क्या करना है ग्राफ पे ड्रॉ करना है। पर अब समस्या क्या है कि ये 0 40 90 10 30 30 तो ये थोड़ा बहुत ही बड़ा और ग्राफ बन जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे 1 यूनिट को 10 रुपीज़ के इक्वल लेट कर। तो हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे 0 डिवाइडेड बाई 10 0 40 डिवाइडेड बाई 10 4। ठीक है। तो पहला पॉइंट कुछ ये आ जाएगा ये आ जाएगा 9 1 और ये क्या आ जाएगा 3 3। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन्हें हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमने 0 पे देखा 0 से 4 था तो ये पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या था सेकंड हमारे पास 9 पे 1 था तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। और फिर 3 पे 3 ये पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। ठीक है बिल्कुल सीधी रेखा। तो आप जब ये बनाएंगे तो प्लीज कृपया ध्यान रखेंगे कि हमने क्या करना है दोनों तरफ ये एरोस जरूर लगाने हैं। ठीक है। क्यों क्योंकि इस लाइन को हम इनडेफिनेटली दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं इस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन है। तो इसी लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो हमारे पास एक लाइन के क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। आइए अब दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3y। अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्या कर दी 0 पुट कर दी। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0। तो हमारे पास पहला पॉइंट आया 0 0। सेकेंड पॉइंट निकालते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 10 इंटू। तो y को मैंने अब क्या किया 10 कर दिया। तो 3 इंटू 10 क्या हो गया 30। हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया वह x की जगह पे 10 और y की जगह पे ना सॉरी x की जगह 30 y की जगह 10। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया 30 10। थर्ड पॉइंट निकालते हैं। अब हमने y की वैल्यू 20 तो 3 इंटू 20 क्या हो गया 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 60 30। इसी तरह से पहले की तरह हमने टेबल बनाई और अब टेबल बना के हम फिर से क्या निकाल लेंगे पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट तो क्या हुआ 0 0 ही रहेगा 0/10 0/10। ये क्या हो जाएगा 3 1 और ये क्या हो जाएगा 6 2। अब हम इनको भी क्या करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये ब्लू लाइन हमारी किसको ड्रॉ कर शो कर रही है x इज इक्वल्स टू 3y को शो कर रही है। देखो यहाँ पे 0 पे 0 फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास 3 पे 1 और उसके बाद क्या है 6 पे 2। ये 3 पॉइंट्स आ गए इनको ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो है दोनों लाइनें हमारी क्या कर रही हैं एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है। ये जो ग्रीन डॉट पॉइंट दिखा रखा है ये क्या है ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं दोनों लाइनें क्या हैं इस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है इस रेड वाली लाइन को मतलब x + 3y
इज इक्वल्स टू 20 को भी, और x इज इक्वल्स टू 3y, इन दोनों को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। ये इन दोनों का क्या है, सॉल्यूशन है। कि ये ब्लू लाइन का भी सॉल्यूशन है और ये रेड लाइन का भी सॉल्यूशन है। हमने अभी पढ़ा था ना कि जिस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, दोनों लाइनों के ऊपर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, 6, 2। तो यानी कि हमारे पास जो डोल का प्राइस है वो कितना हो गया, 6 × 10, यानी कि 60 रुपीज। और जो हमारे पास हैट का प्राइस है वो हमारे पास क्या हो गया, 2 × 10, यानी कि 20 रुपीज। तो हमारे पास हमने निकाल दिया है सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यूज का ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, आइए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। बेंगलुरु से चेन्नई के हवाई यात्रा खर्च को कुछ इस तरह से दर्शाया गया है, 2x - y + 9 = 0। और दिल्ली से कोलकाता तक के हवाई मार्ग के खर्च को इस तरह से दिखाया गया है, 6x - 3y + 10 = 0। आइए इसे भी हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेंगलुरु टू चेन्नई 2x - y + 9 = 0, और दिल्ली टू कोलकाता 6x - 3y + 10 = 0। आइए इनका ग्राफ बनाते हैं। तो बेंगलुरु से चेन्नई की हमारी इक्वेशन थी 2x - y + 9 = 0। जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 9। जब हमने y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू हमें मिली -4.5। और इसी तरह से जब हमने y की वैल्यू 3 डाली तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, -3। तो ये हमने क्या किया, पॉइंट्स प्लॉट किए, और एक ये रेड लाइन हमें इसका ग्राफ पे, इसकी स्ट्रेट लाइन, इसका सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे दिल्ली टू कोलकाता के लिए, 6x - 3y + 10 = 0। तो जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो हमें y की वैल्यू 3.33 मिली। और इसी तरह से जब हमने y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू हमें -1.6 मिली। और हमने जब y की वैल्यू x की वैल्यू 2 डाली तो हमें y की वैल्यू 7.3 मिली। तो ये हमारे पास ब्लू लाइन हमें हमारी किसको शो कर रही है, दिल्ली से कोलकाता को शो कर रही है। दोनों को एक ग्राफ पे कंबाइन करते हैं। रेड लाइन थी हमारी बेंगलुरु वाली, ठीक है, और ये हमारी क्या है, दिल्ली से कोलकाता वाली। अब ये देखो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में क्या हैं, ये समांतर हैं, पैरेलल हैं ये दोनों लाइनें। इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हर जगह पर सेम है। और ये कहीं पर भी कट नहीं कर रही, कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब इनका क्या है, इन दोनों लाइनों का कोई भी हल नहीं है। ये किसी भी जगह पर जाकर आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। ऐसी लाइनों के हल को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये कैसी लाइन है, समांतर पैरेलल लाइन से। आइए अब एक और केस देखते हैं। एक क्रिकेट कोच टीम एक क्रिकेट टीम के कोच ने 2 बैट और 3 बॉल खरीदे जिसके लिए उसने 900 रुपीज दिए। और फिर उसने 4 बैट और 6 बॉल खरीदी जिसके लिए उसने 1800 रुपये पे की। तो अब हमने बताना है इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली लिखने के लिए हम यहाँ मान लेंगे एक बैट की कीमत x रुपये है और एक बॉल का प्राइस की कीमत कितनी है, y रुपये है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी होगी कि हमारे पास क्या है, 2 बैट्स हैं। तो हमारे पास पहले केस में 2 बैट्स हैं तो इसके प्राइस क्या हो जाएगा, 2x रुपीज़। और यहाँ पे 3 बॉल्स हैं तो इनका प्राइस क्या हो जाएगा, 3y। और ये टोटल मिला के किसके इक्वल है, 900 के हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 2x + 3y = 900। सेकेंड केस के अंदर हमारे पास कितने बैट हैं, 4 बैट हैं, 6 बॉल हैं। तो 4 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा, 4x रुपीज़। और 6 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 6y। और इन दोनों का टोटल मिला के किसके इक्वल है, 1800 के। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 4x + 6y = 1800। ठीक है, आइए
अब इनको भी ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहली लाइन का ग्राफ बनाया, के लिए हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए। जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू हमें 300 मिली। जब हमने y की वैल्यू 0 डाली तो हमें x की वैल्यू 450 मिली। और इसी तरह से जब हमने x की वैल्यू 150 डाली तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 200 मिली। तो हमारे पास पॉइंट आ गए 0 से 300, 450 से 0 और 150 से 200। सेकेंड लाइन के लिए देखते हैं। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1800 के लिए अब हमने जब x की वैल्यू 0 डाली है तो हमें y की वैल्यू 300 मिली है। x की वैल्यू 200 डाली है तो हमें y की वैल्यू 166.666 मिली है। और अब जब हमने x की वैल्यू -200 डाली है तो हमें y की वैल्यू 433.33 मिली है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर भी वही सेम केस है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, 1 यूनिट मात्रक को 100 रुपये के बराबर ले लिया है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो क्या है, आपस में कोइंसाइड कर गई हैं। ठीक है, देखो ये ग्रीन जो लाइन है वो हमारे पॉइंट्स हैं जो वो है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 1800 को शो कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 900 वाली इक्वेशन के लिए है। तो हमारे पास हमने क्या देख रहे हैं कि ये क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई। इसका मतलब इनके क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कि जितने पहली लाइन के सॉल्यूशन है उतने ही दूसरी लाइन के सॉल्यूशन है। और कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब जो लाइनें कोइंसाइड करती हैं उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइंस क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे लाइनों को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। आइए अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास अभी तक हमें पहले क्या पता चला है, पहली लाइन को पढ़ के, कि हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these line and x एक्सिस। कि ये जो दोनों लाइन है और एक्स एक्सिस से जो भी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी उसके हमें क्या करने हैं, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमने बताना है। और उसके बाद क्या करना है, शेड दी ट्रायंगुलर रीजन। और वो जो ट्रायंगल बनेगी उसके रीजन को हमने क्या करना है, शेड करना है। तो हमें यहाँ पे 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली क्या फाइंड आउट करनी है, हमने पहले तो हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ। सेकंड हमने क्या करना है, वट कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सेकंड हमने क्या फाइंड, कोऑर्डिनेट्स। थर्ड हमने क्या करना है, शेड। तो हमने ये काम करना है। आइए करते हैं अभी इन सबको। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने जब पहली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जीरो डाली तो y की वैल्यू क्या आ गई, वन। और जब हमने y की वैल्यू जीरो डाली तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। सेकेंड इक्वेशन के अंदर जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 3 आई। और जब हमने y की वैल्यू जीरो डाली तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ये हमारे ग्राफ आ गया है इस इन दोनों लाइनों का। अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल। कौन सी, ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही है, ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास इनके पॉइंट्स आ गए।
ये हमारे पास पहला -1, 0, ये वाला पॉइंट कुछ होगा 2, 3 और ये हो जाएगा 4, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। आइए इन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया -1, 0, दूसरा हो गया 2, 3 बी, सी क्या हो गया 4, 0। इन्हें नोट कर लेते हैं और उसके बाद अब हमने क्या करना है, तीसरा काम, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको हमने क्या करना है, शेड करना है। आइए शेड कर देते हैं इसे। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन क्या हो गया, शेड हो गया। तो हमने तीनों काम कर दिए। पहले हमने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, सेकंड हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, थर्ड हमने एरिया को शेड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 157 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।